चैप्टर 23 स्केलर और डॉट प्रोडक्ट MCQ का क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर देन लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर इफ। हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू नहीं निकालनी, मतलब चार ऑप्शन है, चार में से देखना कौन सा मैच करता है। सबसे पहले ए दिया हुआ है नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड मतलब जो जीरो के बराबर ना हो, ये है नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर दिया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू ए। ठीक है, लैम्डा भी नॉन जीरो स्केलर है, मतलब लैम्डा भी जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर रख लो और ये जीरो के बराबर नहीं है। लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, इसको क्या करते हैं, मॉड से बाहर निकालते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग मॉड देते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना ऐसा। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू देखो क्या दी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू ए है, तो यहां से ए की वैल्यू निकालो। ए क्या आएगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन है, डी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन आ गया डी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन। हमें थीटा निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या है, थीटा ए और बी के बीच में एंगल है, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया है, तो हमें बताना है कि थीटा की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो क्या दिया है, ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए डॉट बी की डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये दोनों वैल्यूज यहां फेंक दो, ये जीरो के नीचे आ जाएंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो सीधा आ जाएगा कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा अब कॉस थीटा कहता है कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सुनो अब ध्यान से, यहां पर देखो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। ठीक है, ये कहता है कि कॉस थीटा 0 से बड़ा है, मतलब कॉस थीटा यहां 0 से बड़ा, मतलब 0 से 1 तक होगा, है ना। अब कॉस थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा 0 होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, और कॉस थीटा 1 कब होता है, कॉस थीटा 1 होता है 0 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू किसके बीच में आएगी, 0 और 90 के बीच में, है ना। और ये 0 भी इंक्लूड होगा और 90 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि कॉस थीटा 0 पे 1 होता है और 90 पे 0 होता है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा, बी। ये हो गया हमारा 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, and the angle between a b vector and the z axis is acute less than π/6 r। ये देखना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमें निकालना है x। ठीक है, a और b के बीच में कौन सा एंगल दिया, ऑब्ट्यूज। ठीक है, और b और z एक्सिस के बीच में एंगल दिया हुआ है acute, जो कि π/6 से कम होगा, लेस देन π/6। ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही लग गया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, पहले तो ऑब्ट्यूज और एक्यूट का कंसेप्ट समझो। ऑब्ट्यूज और एक्यूट क्या होता है, देखो ऑब्ट्यूज क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है कि ग्रेटर देन 90 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 से कम होना चाहिए। यही होता है ना, 90 से बड़ा और 180 से कम। और एक्यूट होता है 90 से कम, है ना, लेस देन 90। अच्छा, अब देखो हमें क्या करना है, एंगल दिया हुआ है, ये एक्यूट और ऑब्ट्यूज के एंगल है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस थीटा वाला, है ना। लेकिन हमें थीटा निकालना पड़ेगा उससे पहले। अब देखो यहाँ पर 90 से 180 के केस में क्या होगा, देखो ये मैं 90 और 180 ऑब्ट्यूज के लिए ले रहा हूँ। देखो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, मैं इसके ऊपर लिखता हूँ, इसके बीच में कोई वैल्यू ले लो, कॉस 120
कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, ये बनेगा -1/2, है ना। इसी तरह कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो आप देख रहे हो कि जब ऑब्ट्यूज एंगल है तो कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, मतलब नेगेटिव होती जा रही है। तो इसका मतलब कॉस थीटा क्या होगा, 0 से कम होगा, क्योंकि देखो ना 0 या तो 0 से कम आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हेन थीटा इज, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा जब ऑब्ट्यूज होगा तो कॉस थीटा 0 से कम होगा। ठीक है, अब दूसरा केस आ जाओ अक्यूट पे। अब सुनो ध्यान से, अक्यूट एंगल के लिए, अक्यूट एंगल कहां से शुरू हो रहा है, 90 से, मतलब 90 से कम, और एंड कहां पे होगा, 0 पे। लेकिन इसने क्या बोला कि लेस देन π/6, π/6 होता है 30 डिग्री। तो हमें 0 और 30 के बीच में जाना है, हमें 90 नहीं देखना। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा 0 होता है 1 पे, और कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2। तो आप देख रहे हो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू नहीं, एक सेकेंड, कॉस थीटा 0 कॉस 9, हाँ ठीक है, x की वैल्यू क्या आ रही है, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है ना, 0 से बड़ी आ रही है। देखो सारी पॉजिटिव आ रही है, 1 √3/2 सारी पॉजिटिव आ रही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इफ थीटा इज, ये सारा रफ का काम था, ठीक है, ये साइड में कर लो। इफ थीटा इज अक्यूट तो कॉस की वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आ रही है ना, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमें निकालना है x। अब देखो ये जो कॉस थीटा है ये किसके बीच में है, ये a और b के बीच में है ना। तो कॉस थीटा की डेफिनेशन होती है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज ग्रेटर देन 0। ये इधर आ जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, a और b का डॉट प्रोडक्ट करो, ये a है ये b है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, 7 × 2x² कितना बनेगा, 14x², फिर 2j और 4xj, j 1 हो जाएगा, 4x × -2 कितना हो गया, -8x। ठीक है, फिर k वाला, k डॉट k 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x है, ये x आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब कॉस थीटा, यहां देखो इसको ना डिफरेंस रखने के लिए θ1 और θ2 रख लो, बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा अब ये θ2 किसके बीच में है, ये b वेक्टर और z एक्सिस के बीच में है। देखो b वेक्टर का क्या होगा, एक तो आएगा b वेक्टर, और z एक्सिस का हम ना c मान लेते हैं, और z एक्सिस देखो, ये मेरी बात ध्यान से सुनो, ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है, ये i, ये j और ये k, है ना। तो z एक्सिस का वेक्टर क्या बनता है, सिर्फ k बनेगा, क्योंकि बाकी कोई नहीं होता इसमें। z एक्सिस, मेरी बात समझ आई, z एक्सिस में वेक्टर क्या बनेगा, सिर्फ k कैप। ठीक है, तो ये बनेगा b डॉट k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप इज ग्रेटर देन 0। ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी, ये बनेगा b वेक्टर डॉट k कैप इक्वल टू 0। अब b वेक्टर की वैल्यू देखो ये है, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है k के साथ। देखो i डॉट k तो 0 हो जाएगा, j डॉट k भी 0 हो जाएगा, और k डॉट k 1 हो जाएगा, तो पीछे बचेगा x। ठीक है, ये समझ आ गई ना z एक्सिस वाला कंसेप्ट, कि z एक्सिस में अगर जैसे यहाँ पे y एक्सिस होता तो y एक्सिस होता तो सिर्फ j आता, अगर x एक्सिस होता तो सिर्फ i आता। ठीक है, याद रखना, x एक्सिस के लिए i कैप, y एक्सिस के लिए j कैप, z एक्सिस के लिए k कैप। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, फिर से बता रहा हूं। ठीक है, ये बनेगा 14x² माइनस 7x इज लेस देन 0, एंड देखो एंड लिख रहा हूं मैं बीच में, एंड x इज ग्रेटर देन 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में कॉमन देखना है कि कॉमन क्या होगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों में 7x कॉमन, यहां क्या बचेगा 2x माइनस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, यहां पे 7 इधर फेंक दो, ये बनेगा x, 2x माइनस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, यहां पर ना मैं वेवी कर्व यूज करूंगा। वेवी कर्व मेथड आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी पढ़ा हुआ है। देखो क्या करना होता है, इसमें लिखो -∞ टू इन्फिनिटी, एक नंबर लाइन बना लो, इस नंबर को 0 के इक्वल पुट करो, x आएगा 0, फिर इसको 0 पुट करो, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0,
तो x आएगा 1/2। एक आ गया 0 और एक आ गया 1/2, तो पहले आता है 0, बाद में आता है 1/2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में कोई नंबर पिक करो। -1 ले लो, -1 आपको यहाँ डालना है। ठीक है, रफ में डालना है ये भी। -1 यहाँ डालो, -1 यहाँ -1 डालोगे, 2 × -1 -2 -1, तो ये आ जाएगा -1 × -3, 3 होगा, मतलब पॉजिटिव आया। ऐसे इनके बीच में कोई नंबर लोगे, 0.4 यहाँ डालो तो नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे इनके बीच में कोई नंबर ले लो 1, यहाँ डालोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे लेस देन है। लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव नंबर्स। लेस देन का क्या मतलब होता है, नेगेटिव नंबर्स। तो देखो यहाँ पे x किसके बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे x लाइज कर रहा है 0 और 1/2 के बीच में, है ना। नेगेटिव नंबर तो यहाँ पे ही है ना, 0 और 1/2 के बीच में। और दूसरा केस था एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो अब आपने दोनों के बीच में कॉमन देखना है क्या होगा। देखो, एक 0 और 1/2 है। ठीक है, पहला केस है कि ये 0 और 1/2 के बीच में आ रहा है, और दूसरा केस है कि x ग्रेटर देन 0, मतलब ये 0 के आगे जाएगा इन्फिनिटी तक। तो दोनों में कॉमन देखो ये टर्म है, तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा x लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2। तो ऑप्शन है इसका बी पार्ट। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखो, तो ये हो गया हमारा 13 कंप्लीट। एग्जाम्पल 14 देखो क्या दिया हमारे पास। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर एनी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू। देखना इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये तीनों 0 के बराबर होंगे। ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर का मतलब। और उसके बाद क्या आता है, तीनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, किसके बराबर है, ए के बराबर। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो देखो कैसे करेंगे, कंसीडर करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसका होल स्क्वायर कंसीडर कर लिया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। ठीक है, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके बराबर है, तीनों a के बराबर है, तो ये होगा a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर और ये भी a स्क्वायर, और a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, देखो तीनों 0 के बराबर है। ठीक है, अगला काम क्या करो, ये स्क्वायर इधर ले आओ। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होगा, रूट 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये बनेगा a रूट 3, या इसको रूट 3a भी लिख सकते हैं। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी, 14 का सी ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया है, इफ द वेक्टर्स दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन लैम्डा इज इक्वल टू। देखो इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लो और इस वेक्टर को बी वेक्टर मान लो। कहता है ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो बताओ लैम्डा क्या होगा। देखो परपेंडिकुलर का मतलब होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 3 2 6, जे डॉट जे 1, लैम्डा माइनस लैम्डा और के डॉट के 1, तो पीछे बचेगा 8। तो लैम्डा को उधर ले जाओ, 6 + 8 14 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा आ गया 14। तो ऑप्शन हो गया सी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया हुआ है, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर को ए ले लो, अलोंग द वेक्टर जे कैप, इसको बी ले लो। हमें निकालनी है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है
ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, यहां पे बी वेक्टर जे वेक्टर है। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट जे 0, जे डॉट जे 1, के डॉट जे 0, और नीचे बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। यहां पे बी तो सिर्फ जे ही है, तो जे का कोफिशिएंट 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर, ये 1/1 1 आ जाएगा। तो ये आ गया ए ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दिया है, दी वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। ये ए वेक्टर ले लो और ये बी वेक्टर ले लो, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। हमें बताना है ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ये ए लिखा हुआ है मैंने, ये बनेगा 2a, फिर बी जे डॉट जे 1, तो ये बनेगा 3b, इसी तरह k डॉट के 1 -4c इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू इनमें डाल के चेक करनी है, आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे पहली वाली चेक करो, 2 3 -4 डालो, यहाँ पे a की जगह 2 डालो, b की जगह 3 और c की जगह -4, तो देखो क्या आएगा, 4 + 9 + 16। देखो ये सारे प्लस में ही आ रहे हैं, 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा वाला चेक करो, 2 4 8, 4 3 12 -20, देखो ये आ रहा है 0। करो यहाँ पे 2 × 4, फिर b की जगह 4 और c की जगह 5, तो ये बनेगा 8 + 12 -20, देखो आ गया 0, 20 -20 0, तो ऑप्शन आ गया ए बी, 17 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी देन a + b डॉट a - b इक्वल टू, पूछा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ मैंने, ये कटिंग की हुई है। फर्स्ट पार्ट है पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या नन ऑफ दीज। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास a और b का मैग्नीट्यूड बराबर दिया हुआ है, हमें निकालना है a + b डॉट a + b। देखो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा a डॉट a, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे ही करना है, ये बनेगा -a डॉट b वेक्टर, ये बनेगा b डॉट a वेक्टर, और ये बनेगा b डॉट b। ठीक है, अब देखो a डॉट b और b डॉट a सेम होते हैं, है ना, तो हम इन दोनों को काट सकते हैं, और a डॉट a को ना हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस b डॉट b को मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b दोनों बराबर है, तो हम a की जगह b लिख सकते हैं ना, तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, आंसर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन कौन सा है, सी, 18 का सी ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 को, इफ ए बी आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a - b इज। देखो a और b दो यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, a और b के बीच का एंगल थीटा है, तो हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ a - b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले a और b दो यूनिट वेक्टर है, तो मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, पहले तो ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये चीज निकालनी है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर मैग्नीट्यूड ऑफ a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर कंसीडर कर लिया, जो भी आंसर आएगा स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यही होता है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू देखो क्या 1, ये बनेगा 1 का स्क्वायर,
इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू भी 1 है, 1 का स्क्वायर। और ए डॉट बी की डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे मैं दोबारा यही लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 है, तो ये बनेगा 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा। ये बन जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और इसके साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्या करो, ये जो स्क्वायर है ना ये उस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो अगर 4 रूट से बाहर आता है, 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2, और साइन स्क्वायर रूट से बाहर आता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो पीछे बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ऑप्शन देखो कौन सा है, 19 का ए ऑप्शन है, तो ये हो गया 19 भी कंप्लीट। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या दिया हुआ है, ए बी आर यूनिट वेक्टर्स, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रूट 3 ए प्लस बी प्लस रूट ए माइनस बी इज। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स है, हमें निकालनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसकी, ये जो इक्वेशन दी है ना हमें, इसकी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। देखो जैसे हमने ये क्वेश्चन किया ना, हमने यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू निकाली, देखो ये निकाली ना हमने 2 साइन थीटा बाई 2। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इन दोनों की वैल्यूज निकालेंगे जैसे यहाँ पे किया, फिर उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले वही कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लो। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू देखो क्या है, दोनों की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ए डॉट बी की डेफिनेशन जैसे ऊपर किया बिल्कुल सेम वही कर रहे हैं, ए डॉट बी की डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये बन गया 2 प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1, 1 इंटू 1 कॉस थीटा, ये बनेगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। इन दोनों में 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला डालो, देखो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 2 उधर ले जाओ, ये स्क्वायर जो है ना, चलो हम यहां दोबारा लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये आपने क्या करना है, ये जो ये वाला स्क्वायर है ये इसके ऊपर ले आओ,
तो ये बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी हो जाएगा, देखो 4 का रूट 2 और स्क्वायर और रूट कट के cos थीटा बाय 2 बचेगा। ठीक है, अब इसी तरह सेम आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। वही सेम कंसीडर करना है आपको, होल स्क्वायर कंसीडर, इसकी वैल्यू ऐसे हमने ऊपर भी निकाली है तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, वही सेम ही आने वाली है। ये जो हमने निकाली ना यहाँ पर, ये जो हमने पूरे स्टेप किए थे, इसकी वैल्यू यही आएगी। प्लस की आती है 2 cos थीटा बाई 2 और माइनस की आती है 2 sin थीटा बाई 2। तो अगर आपको थोड़ा सा स्टेप करके देना है तो मैं कर देता हूँ। ये बनेगा 2 वेक्टर a डॉट b वेक्टर, देखो ऐसे ही किया था ना हमने, फिर ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे a डॉट b की डेफिनेशन लगा लो, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, अब समझ गए ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे हमने यहाँ किया था, क्या आई थी 2 sin थीटा बाई 2। ठीक है, अब हमें निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो क्या करेंगे, नाउ √3 मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। ठीक है, यहां पे लिखो √3 इंटू a प्लस बी की वैल्यू, देखो क्या है, a प्लस बी की वैल्यू 2 cos थीटा बाई 2 और a माइनस बी की वैल्यू 2 sin थीटा बाई 2। ठीक है, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से समझना। पहले तो इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, पहले मैं साइन लिख रहा हूँ, sin थीटा बाई 2 पहले लिख दिया। ठीक है, बाद में cos वाला लिख रहा हूँ, √3 cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, ये वाला फॉर्मूला बनाने चाह रहा हूँ, sin a cos b प्लस sin b cos a किसके इक्वल होता है, ये sin a प्लस b के। ये फॉर्मूला ना मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। देखो क्यों ऐसा बनाने जा रहा हूँ, पता है क्यों बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें मैक्सिमम हमें निकालनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो साइन की ना मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तभी मैं निकालूंगा ना, वरना तो पॉसिबल नहीं है। तो देखो क्या क्या करना होता है इसके लिए, देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रूट, यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट देखो क्या 1 लिखना, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस का कोफिशिएंट है √3, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1 + 3 4, वो कितना हो गया 2। तो आपने क्या करना है, 2 से यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे ना मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, देखो मैंने डिवाइड कर दिया और यहाँ भी डिवाइड कर रहा हूँ। देखो आप कोई भी चीज़ अगर डिवाइड करते हो तो आपको मल्टीप्लाई भी करनी होती है ना, तो यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ, चलेगा ना, क्योंकि 2 पहले का था और मैंने 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 और 2 डिवाइड किया। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले लिख रहा हूँ साइन थीटा बाई 2। ठीक है, हमें देखो क्या बनाना है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। अब मेरे को चाहिए साइन ए तो है, अगला चाहिए कॉस बी। तो आप देखो कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मतलब π/3 पे, प्लस अब इसके बाद देखो क्या चाहिए, साइन बी, मतलब मेरे को इसको साइन बनाना है, तो साइन √3/2 कब होता है, साइन √3/2 होता है 60 डिग्री पे। ठीक है, प्लस और ये कॉस थीटा बाई 2 लिख दो। तो ये बन गया फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए किसके इक्वल होगा, ये साइन ए प्लस बी, ए है थीटा बाई 2 और ये बनेगा π/3। ठीक है, अच्छा अभी आपको मैंने क्या बताया कि साइन की रेंज क्या होती है, -1 और 1 के बीच में, तो साइन आ जाएगा, इसकी रेंज आ गई -1 और 1 के बीच में, है ना।
लेकिन हमें चाहिए 4 भी है ना इसके साथ, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो 4 से इन तीनों को 4 से मल्टीप्लाई करो। ये बनेगा -4, ये बनेगा 4 साइन थीटा बाय 2 प्लस पाई बाय 3 और 4। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे तीनों को 4 से मल्टीप्लाई किया, -4, 4 यहाँ लगा दिया और 4 × 1 4। क्यों? क्योंकि मेरे को ये बनाना था। सेम बन गया। अब देखो ये है मिनिमम वैल्यू और ये है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो अब मेरे पास स्पेस तो बची नहीं, तो मैं यहाँ लिख दूँ, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ गई? 4 के इक्वल। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, ये देखो सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा 20 कंप्लीट।